हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस एज़ पर एफपीएससी। और हम डिस्कस करें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो एफपीएससी चाहता है कि एस्पिरेंट को पता हो कि मुस्लिम रूल क्या था सब कॉन्टिनेंट में और इसके डाउनफॉल और एफर्ट्स क्या हुए फॉर इट्स रिनेसेंस। रिफॉर्म्स के लिए क्या मूवमेंट्स की गई, शेख अहमद सरहिंदी, शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद का रोल। फिर अगर हम एजुकेशनल मूवमेंट्स की बात करें तो अलीगढ़, देवबंद, नदवतुल उलमा का रोल। इसके अलावा आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ स्पीचेस एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अल्लामा इकबाल। तो अब तक हम पूरा मुस्लिम रूल डिस्कस कर चुके हैं जो कि मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट होके बहादुर शाह जफर तक रहा। फिर हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को डिस्कस किया है, हमने रिफॉर्मर्स पैरेलल जो आ रहे थे उनको डिस्कस किया। फिर एजुकेशनल मूवमेंट्स 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो स्टार्ट हुई, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज, दारुल उलूम देवबंद, नदवतुल उलमा सब शामिल हैं। हम इन सबको डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम बेसिकली कोई पॉलिटिकल सिनेरियो की तरफ आ चुके हैं और उस पॉलिटिकल सिनेरियो में भी हमने 1906 में कैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी। ठीक है, सर सैयद अहमद के ही एक दिए गए एक प्लेटफॉर्म से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी। उसके बाद कैसे उन्होंने मिंटो मॉले रिफॉर्म्स की बात की, कैसे उन्होंने मॉन्टे कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स की बात की, और कैसे 1916 का लखनऊ पैक्ट आया और फिर कैसे खिलाफत मूवमेंट में वो लखनऊ पैक्ट ख़त्म हो गया जैसे जैसे खिलाफत भी ख़त्म हुई। तो अब हम वहाँ 1922 तक का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और पॉलिटिकल सिनेरियो जिससे हमें समझ आए कि कैसे जो एक एम्बेसडर जैसे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा गया, कैसे वो हिंदू मुस्लिम्स को यूनाइट करने की बात कर रहे थे, तो वो बात कैसे पाकिस्तान मूवमेंट तक पहुंची। खिलाफत मूवमेंट से आपको एक पता चल गया है कि कैसे एक वाटरशेड मूवमेंट था, जिसके बाद पता चला जैसे हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी एक बहुत वाटरशेड मूवमेंट था। इसी तरह जो ये भी एक बहुत वाटरशेड मूवमेंट था, क्योंकि इसके बाद लोगों को पता चला, मुसलमानों को पता चला कि उनके इंटरेस्ट और हैं, वो एज अ नेशन और कहीं स्टैंड करते हैं। तो ये टू नेशन थ्योरी की बुनियाद बनी। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या पॉलिटिकल सिनेरियोज, क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आई जिसके बाद बात पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस तक पहुंच गई। तो 1922 के बाद आपको पता है कि खिलाफत मूवमेंट के बाद लखनऊ पैक्ट बिल्कुल एंड हो चुका था। तो 1927 में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई जिसे हम दिल्ली प्रपोजल्स के नाम से जानते हैं। बेसिकली जो दिल्ली प्रपोजल्स हैं ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रिकमेंडेशन पे दिए गए थे। 1927 में ये आए। इसके अगर हम सैलिएंट फीचर्स की बात करें तो इसमें सिंध के सेपरेट प्रोविंस होने की डिमांड की गई, जॉइंट इलेक्टोरेट को मान लिया गया। दूसरी तरफ से इंडियन नेशनल कांग्रेस इस बात को नहीं मानना चाहती थी, हिंदूज इस बात को नहीं मानना चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो। तो कायदे आज़म ने यहाँ पे जॉइंट इलेक्टोरेट को मान लिया। 1/3 रिप्रेजेंटेशन पे बात आ गई और 3/4 वोट फॉर अ चेंज अफेक्टिंग अ माइनॉरिटी। ये वही बात है कि जो लखनऊ पैक्ट में भी की गई थी कि अगर कोई भी ऐसा बिल पास होना है पार्लियामेंट में जो माइनॉरिटीज़ के रिलेटेड है, तो जब तक 3/4 अगर माइनॉरिटी भी उससे कह देगी ना कि मैं नहीं मानती, तो वो बिल पास नहीं होगा। तो ये बेसिकली एक अटेम्प्ट था टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। अगर हम इस दिल्ली प्रपोजल की इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मुसलमानों को रिकग्नाइज किया एज अ नेशन। जैसे कि अगर कोई भी आपकी अपोजिंग पार्टी आपके साथ आके बैठती है, आपके साथ टॉक्स करती है, एक देखें आप सिनेरियो देखेंगे यूनाइटेड इंडिया में, जहाँ पे मुसलमानों को पहले तो उनकी आइडेंटिटी को ही नहीं माना जाता था, अब उनको एक इतनी बड़ी फैक्शन मान लिया गया है कि वो टेबल पे बैठेंगे तो टॉक होगी और उनके भी कुछ ना कुछ मुतालबात माने जा रहे हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें मुसलमानों को एज अ नेशन रिकग्नाइज किया गया। और कायदे आज़म का रोल इसमें बहुत मतलब वेल नोन है, क्योंकि उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे एक बार फिर से काम किया, जैसे कि वो लखनऊ पैक्ट में भी कर चुके हैं। उसके फ़ौरन बाद ही 1928 में एक और रिपोर्ट आई, नेहरू रिपोर्ट, जिसने बहुत ज़्यादा मतलब आप कहते हैं कि सिनेरियो को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बातें सोचने पे मजबूर हुए। तो अगर हम नेहरू रिपोर्ट के सैलिएंट फीचर्स देखें तो बेसिकली इसमें डिमांड की गई कि सिंध सेपरेट प्रोविंस रहेगा लेकिन इसको हम फाइनेंसेस नहीं देंगे। जॉइंट इलेक्टोरेट तो उनके हक में था, वो उन्होंने मान लिया। 1/4 रिप्रेजेंटेशन दी उन्होंने, 1/3 नहीं दी। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था जिसको हमेशा से आप देखेंगे रीआइट्रेट किया जा रहा है कि माइनॉरिटी के मुताबिक अगर कोई भी बिल पास होना है तो अगर 3/4 जो माइनॉरिटी है वो भी कह देगी ना कि ये बिल नहीं पास होना, तो असूलन वो बिल नहीं पास होना चाहिए। ये डिमांड लखनऊ पैक्ट से हो रही है, ये डिमांड बहुत पहले से हो रही है। आपको पता है कि जब हम सर सैयद अहमद खान को डिस्कस कर रहे थे, जब हमने अलीगढ़ मूवमेंट को डिस्कस किया, तो हमने वहाँ पे देखा कि सर सैयद तो बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी होनी चाहिए, और आपने कभी भी इसको टू नेशन थ्योरी को इतना प्रॉम्प्टली मतलब नहीं देखा था खुद से। लेकिन जब हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी हुई थी तब आप भी इस बात को सोचने पे मजबूर हो गए थे कि यहाँ पे दो नेशंस एग्जिस्ट करते हैं जो एक लैंग्वेज में मुतफिक नहीं हो रहे। और दोबारा से नेहरू रिपोर्ट में वही एक चीज़ दोबारा से रीआइट्रेट की गई
अगर हम नेहरू रिपोर्ट का बैकग्राउंड देखें तो बेसिकली ये मोतीलाल नेहरू ने डिवाइस की थी, और ये एक ब्लू प्रिंट इसको समझा जाता है कि जो कि हिंदू पोलराइजेशन का अगेंस्ट मुस्लिम्स के, मुसलमानों के राइट्स बिल्कुल उनसे छीन लेने का ये एक अटेम्प्ट था। अगर हम इसकी वैसे देखें तो इसको माना गया है कि इट इज़ लाइक अ लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द लखनऊ पैक्ट, ठीक है। इसको एक डेथ ब्लो कंसिडर किया गया, क्योंकि इसमें बेसिकली जो भी एक रिकनसाइलेशन की एक सोच थी कि रिकनसाइलेशन हो सकती है, वो बिल्कुल ख़त्म होगी। इवन के लॉर्ड बिटकन हेड जैसे जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, उन्होंने भी इस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि क्या हिंदू मुस्लिम्स मतलब इस तरह इतने ज़्यादा उनमें तजाद है कि कभी कोई रिपोर्ट आ रही, कभी कोई, वो एक जगह पे यूनाइट ही नहीं हो रहे अपने डिमांड्स के लिए अंडर ब्रिटिश राज, ठीक है। इसमें इसके अलावा अगर हम इसके कुछ साइलेंट फीचर्स देखें तो इसमें डोमिनियन स्टेटस मांगा गया इंडिया के लिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने फेडरेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को रिजेक्ट कर दिया गया। इन्होंने कहा कि हम एनडब्ल्यूएफपी को प्रोविंशियल स्टेटस देंगे, सिंध को भी सेपरेट कर देंगे बॉम्बे से, लेकिन कोई फाइनेंशियल उसको नहीं देंगे। फाइनेंशियल वायबिलिटी की बात होना शुरू हो गई। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो डिमांड थी वो बिल्कुल नहीं मानी गई। कम्युनल वीटो स्क्रैप्ट कर दिया गया। कम्युनल वीटो यही है कि 3/4 वोट जो है वो किसी माइनॉरिटी के लिए, कि जब तक माइनॉरिटी उसको नहीं मानेगी तो वो बिल नहीं पास होगा, इसे कम्युनल वीटो कहते हैं, लेकिन ये भी स्क्रैप कर दी गई। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज प्रपोज की गई, सिर्फ 1/4 सीट जो है वो मुस्लिम्स के लिए रख दी गई इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जबकि हम बार बार 1/3 की डिमांड कर रहे थे। हिंदी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। तो इस रिपोर्ट को अगर हम देखा जाए तो बेसिकली ये एक बहुत ही पूरली ड्राफ्टेड थी, ठीक है। इसमें हम देखा जाए कि जो माइनॉरिटीज़ के बेसिक राइट्स हैं उनको भी स्क्रैप करने की कोशिश की गई, ठीक है। मुसलमानों को ये चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, और उनकी जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी वो भी इसमें बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। अगर हम इसके वैसे कॉन्सिक्वेंसेज देखें तो इसने मुसलमानों और हिंदूज के दरमियान बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट पैदा कर दिया। टू नेशन थ्योरी को दोबारा से इसने जगा दिया, और जिन्ना के जो व्यूज़ थे कि रिकनसाइलेशन हो सकती है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। मुसलमान इवन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। उन्हें लगा कि अगर हम इतनी रिकनसाइलेशन की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान लीडर जो रिकनसाइलेशन की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी मतलब ये चीज़ बिल्कुल उनकी समझ में नहीं आई। आगा खान ने तो डाउट, ये भी उनकी स्टेटमेंट्स थी कि उन्हें लगा कि किसी सीरियस माइंडेड पर्सन ने ये चीज़ें नहीं बनाई, वो इस तरह की एक रिपोर्ट ड्राफ्ट ही नहीं कर सकता। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का यही फ़ौरन से रद्द अमल आया कि उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा अपोज किया। तो इसी नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स पेश किए जो कि 1929 में आए। आपने बस ये माइंड में रखना है कि कायदे-आज़म और अल्लामा इकबाल की जो भी स्पीचेस और एड्रेसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एफपीएससी ने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि आपने इनकी स्पीचेस के लाइट में आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को जस्टिफाई करना है। सो इसी वजह से जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है जिन्ना के 14 पॉइंट और इलाहाबाद एड्रेस, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, टिल देन स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।